Hello students. आज के हमारे ऑनलाइन क्लास टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आप सभी का ओम कोठारी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड सेकेंड वन इज principle of proper order and proportion. So today we shall study about this and the first principle of teaching is the principle of learning by doing. इसको हम कहते हैं कि करके सीखना। जो भी हम सीखते हैं पहले हम उसको करें और उसके बाद हम सीखें। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। The principle of learning by doing. This principle emphasizes on एक्विटिंग स्किल बाय डूइंग। ये जो सिद्धांत है ये इस बात पे जोर देता है कि हम जो कोई भी कार्य है पहले उसका एक्विजिशन करें यानी कि उसको सीखें और उसका जो स्किल है यानी कि उसका जो कौशल है उसको सीखें और फिर उसको हम करें यानी कि करके सीखने पर आधारित है। फॉर अ फॉरेन लैंग्वेज, अगर हम विदेशी भाषा की बात करें, एक्विजिशन ऑफ रिटन वर्क, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, हियरिंग आर एसेंशियल एक्टिविटीज़। अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम एक विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो रिटन वर्क यानी कि उसको कैसे लिखते हैं इसकी जानकारी हो, प्रोनाउंसिएशन किसको क्या बोला जाता है उसका सही उच्चारण क्या है उसकी जानकारी हो, रीडिंग हम उस भाषा को पढ़ सकें, स्पेलिंग याद हो हमें, राइटिंग कर सकें और मेन है इसमें हियरिंग यानी कि हम उस भाषा को सुनते भी हों। आर एसेंशियल एक्टिविटीज़, ये सभी ज़रूरी क्रियाकलाप हैं इसका। स्टूडेंट शुड बी गिवन अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस, और इन सब को करने के लिए जो स्टूडेंट है उसको एक अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है यानी कि अधिक समय तक वो इस काम को करे और सीखे। अगर हम बात करते हैं सीखने की, तो जो सीखना होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन से होता है यानी कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके द्वारा हम सीखते हैं। तो डेल ने बताया था सीखने का जो त्रिकोण है उसमें कि जिस भी चीज़ को सीखने में हम हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे उतनी ही जो हमारी सीखने की क्षमताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। तो जैसे कि हम अगर मान लो खुद पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ किसका प्रयोग कर रहे हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है आँखें, सिर्फ हम उसका प्रयोग कर रहे हैं यानी कि एक ही ज्ञानेंद्रिय प्रयोग में आ रही है कि हम आँखों से देख रहे हैं और उसको हमारे दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सीखने की अवस्था है ये 20% के आसपास ही रह जाती है। लेकिन जब हमें कोई पढ़ाता है, अन्य कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो एक तो हम सुन रहे हैं और हम उसको लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी दो ज्ञानेंद्रियाँ एक साथ काम आती हैं, दो भी आ सकती हैं, कभी इसमें 3 भी आ जाएंगी। जैसे कि लिख रहे हैं तो तीसरी ज्ञानेंद्रिय भी काम में आ रही है, जो त्वचा है हमारी वो काम में आएगी लिखते समय। देख हम टीचर को रहे हैं तो एक ज्ञानेंद्रिय काम आ रही, सुन रहे हैं तो दूसरी ज्ञानेंद्रिय काम आ रही है। लेकिन ये वाली जो 2 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये कंटिन्यू काम करेंगी यानी कि जो सीखने की अवस्था है वो 40% के आसपास हो जाएगी। लेकिन कोई प्रयोग ही हम करके देख लें, या फिर आप ऐसा मानिए कि बच्चे को चित्तौड़ का किला याद कराना चाहते हैं और आप बच्चे को चित्तौड़ के किले पर ही ले जाएं, तो फिर वहाँ पे उसकी हर ज्ञानेंद्रिय यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिय काम करेंगे और वो जो सीखा हुआ है वो स्थायी रहेगा। इसको कहते हैं करके सीखना। जैसे कि हम कहते हैं कि हवा में वजन होता है या नहीं, अब बच्चे को बता दिया हाँ होता है, लेकिन हो सकता है बच्चा भूल जाए। लेकिन आप उसको एक प्रयोग करवाइए कि 2 गुब्बारे लीजिए और उसको एक डंडे पे बांधिए तराजू की तरह, और दोनों बराबर होने चाहिए, हवा भी उसमें तकरीबन बराबर होनी चाहिए। अब एक में से हवा निकाल दीजिए यानी कि उसको हम पिन चुबो के और हवा उसके निकाल दें, और दूसरा जो है अब जो खाली वाला गुब्बारा होगा वो तो ऊपर चला जाएगा और जो भरा वाला गुब्बारा है वो वजन की वजह से नीचे चला जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि उसमें हवा होती है, हवा में वजन होता है। तो बच्चे अगर ये प्रयोग करेगा यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा तो उसको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। तो ये प्रिंसिपल इस पर आधारित है कि जो बच्चा है
वो करके सीखें इन चीज़ों को। जैसे कि कोई स्पेलिंग है, उसको सिखाने के लिए अलग अलग टूल्स या टेक्निक यूज़ की जाएँ, अलग अलग तरीके से चीज़ें उसको रीड करवाई जाएँ, उच्चारण सिखाए जाएँ और रिटर्न वर्क उसको करवाया जाए। लेकिन जो भी करे वो बालक खुद भी करे, खुद उसमें एक्टिव रहे और उसको सीखे। तो इस तरीके का जो ज्ञान होता है वो हमेशा स्थायी होता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ करवानी चाहिए, ये तो प्रॉपर ऑर्डर हो गया। और प्रोपोर्शन का मतलब है किस मात्रा में ये चीज़ें होनी चाहिए, इसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। द 4 डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग। जब हम बालक को भाषा सिखाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की 4 एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती हैं, यानी कि 4 एक्टिविटी का हमें ध्यान मेजरली रखना होता है। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को आप इस तरह से देखिए कि वो बालक उसको समझ जाए, यानी कि संज्ञान भी हो जाए और उसको बोध भी हो जाए और वो उसका प्रयोग भी करने लग जाए। जो ये सब चीज़ें बालक सीखेगा वो किस में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग में। दूसरे नंबर पे आता है स्पीकिंग, यानी कि उस चीज़ को बोलने लग जाए, जो भाषा है उसका प्रयोग करने लग जाए। तीसरा है रीडिंग, कि बालक उसको पढ़ने लग जाए। और चौथा है राइटिंग, के बालक उसको लिखने भी लग जाए। द क्लासिकल ऑर्डर ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज़ अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे 4 आपको जो क्लासिकल यानी कि जो पुरातन में जो प्रचलित थे, शुरू से अभी तक प्रचलित हैं, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो 4 एस्पेक्ट हैं ये यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसमें क्या है कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोग कुछ परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन एक तो अगर इसको हम भाषा सीखने के 4 एस्पेक्ट की बात करें तो LSRW रहता है, और अगर हम इसकी बात करें कि प्रॉपर ऑर्डर क्या है तो हम लिसनिंग की जगह अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि हम उसको संज्ञानात्मक रूप से सीखते हैं। तो ये तो प्रॉपर ऑर्डर है क्लासिकल वाला LSRW, या हम इसमें कहते हैं USRW। तो अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग जो है ये तो बालक बहुत कम एज में सीख जाता है, यानी कि 3 से 4 साल में बालक इसमें पारंगत हो चुका होता है उसकी मदर टंग में। लेकिन रीडिंग और राइटिंग जो ये एस्पेक्ट हैं इसको लेकर कहीं कहीं हमें विवाद देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है मिस्टर J.A. ब्राइट हैं, डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश। तो इन्होंने कुछ प्रयोग किए बालकों के ऊपर जो कि एक विदेशी भाषा को सिखाने के लिए थे। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया कि दैट द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ टीचिंग इज़ मोर एडवांटेजेस, कि अगर हम बालक को इस तरीके से सिखाएं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, जो 3rd नंबर पे था उसको ये 4th पे ले गए और जो 4th पे था उसको 3rd पे ले आए। मतलब कि इन्होंने अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग को तो एज इट इज़ रखा, लेकिन जो रीडिंग और राइटिंग था इसको थोड़ा चेंज कर दिया। राइटिंग को इन्होंने पहले किया और रीडिंग को इन्होंने बाद में किया। तो इन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो किया कि इन्होंने इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इनको देखने को मिले। ही फाउंड, उन्होंने ये पाया कि दैट रीडिंग बिकम्स ईजी व्हेन राइटिंग इज़ लर्नड बिफोर रीडिंग, बिकॉज कि जब हमने बच्चे को रीडिंग करवाई तो वो ज़्यादा आसान थी अगर बच्चा उसको लिखना जानता था। ऐसा क्यों हुआ? इन दिस वे, क्योंकि एसोसिएशंस बिटवीन सिंबल एंड साउंड्स कैन बी मेड। तो जो सिंबल थे और जो साउंड्स था उनके बीच में एक एसोसिएशन बन गया था। देयरफॉर, इसलिए ऑर्डर ऑफ टीचिंग शुड बी मेंशन्ड। तो इसलिए ये जो ऑर्डर है ये इस तरीके से होना चाहिए कि बालक पहले राइटिंग करे और बाद में फिर उसको रीडिंग करे। यानी कि बालक, जैसे कि कोई वर्ड हम लेते हैं एम्बुलेंस, अब एम्बुलेंस है तो बालक को अगर वो लिखना ही आ गया तो उसको पढ़ना तो बहुत आराम से आ जाता है। प्रॉपरली ये ऑर्डर फॉलो बहुत कम जगह हुआ है, नहीं हुआ। इस ऑर्डर को एक मारिया मोंटेसरी थी, उन्होंने भी अपनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये थोड़े बड़े बच्चों पर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब उनकी मांसपेशियाँ लिखने के लायक हो जाती हैं, जबकि हम शुरू में जो बच्चों को रीडिंग सिखाते हैं वो पिक्चर रीडिंग सिखाते हैं, वर्ड्स रीडिंग नहीं सिखाते। धीरे धीरे हम बाद में उस पर वर्ड रीडिंग पर उसको लाते हैं, लेकिन बालक पिक्चर देख के हमें चीज़ें बताता है, पढ़ के हमें चीज़ नहीं बताता। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपने अगर बच्चे को लिखा हुआ दिखा दिया तरबूज, तो वो तरबूज पढ़ेगा नहीं, बल्कि वो तरबूज की पिक्चर देखेगा और आपको वर्ड पढ़ के बता देगा कि दैट इज़ अ वाटरमेलन और दैट इज़ तरबूज, या जो भी भाषा का हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो बालक उसको पहले पढ़ता नहीं है, बालक चित्र को पहचानता है और पढ़ के हमें बता देता है।
तो बिसाइड्स दिस, और इसके बावजूद इसके अलावा भी जो द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, कि जो प्रॉपर ऑर्डर का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, और किसका जो प्रोपोर्शन का ऑर्डर है, शुड बी फॉलोड, ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। यानी कि इन्होंने ये निर्धारित कर दिया कि इस आयु में बालक को इतना ज्ञान होना चाहिए। तो अगर इस चीज़ को आप बच्चों को 5th क्लास में, जैसे कि बालक 5th क्लास में नहीं, सॉरी, बालक 5 साल की आयु में अगर हम बालक को ये सिखाना चाहें कि पहले तुम लिखो और बाद में उसे पढ़ो, तो वो उसके लिए ज़्यादा आसान होगा। लेकिन 3 साल की अवस्था में आप बालक को सिखाना चाहते हो कि पहले आप लिखो और पढ़ो, तो ये मुश्किल होगा। तो इस तरीके से इन्होंने प्रयास किया। इट मीन्स दैट वाइल टीचिंग अ लैंग्वेज ड्यू एंड इक्वल एम्फेसिस शुड बी पुट ऑन ईच एस्पेक्ट, कि हम जब बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं, किसी भी तरीके की भाषा में सिखाते हैं, तो इक्वल एम्फेसिस हमें देना चाहिए बालक को हर एस्पेक्ट पे। यानी कि आप ऑर्डर चाहे कोई सा भी रखो, लेकिन जो प्रॉपर वे में चारों ही जो ऑर्डर है, यानी अंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है, तो इन पर बराबर वेटेज देना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ पे जो टेंडेंसी बनी हुई है फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, तो उसमें 2 एस्पेक्ट्स आर नेग्लेक्टेड कम्प्लीटली। अगर हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर जो इंग्लिश है उसको पढ़ते हैं TCGM मेथड में, यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। एंड इन दिस मेथड लिसनिंग एंड स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग आर कम्प्लीटली अवॉइडेड, एंड ओनली 2 एस्पेक्ट्स गिव मोर एम्फेसिस देन दैट। 2 ही जो एस्पेक्ट है, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग, उसी पे हम पूरा एम्फेसिस करते हैं। एंड लिसनिंग और स्पीकिंग इज़ completely avoided by the teacher as well as the students। दोनों ही के द्वारा इनको अवॉइड कर दिया जाता है, और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे ध्यान दिया जाता है। पामर ने कहा था इट इज़ सिंपली मीन्स, कि साधारणतः हम इसका मतलब देखें, दैट ऑल आइटम्स इन द होल रेंज of the subject and aspect must receive an appropriate degree of attention so the students' knowledge of them may ultimately form a harmonious whole। कि सारी ही जो एस्पेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट सीखने के जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ अटेंशन उसको देना चाहिए। यानी कि इनका कहना है कि आप बच्चे को मैथ सिखाओ या साइंस, लेकिन दोनों के बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ्स टफ है, साइंस टफ है और इंग्लिश ईजी है, हिंदी ईजी है, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट पे बराबर से ध्यान दिया जाए, हर सब्जेक्ट जो है वो बराबर डिग्री ऑफ अटेंशन उसको दिया जाए, और स्टूडेंट की जो नॉलेज है वो धीरे धीरे अल्टीमेटली हार्मोनस, यानी कि कंप्लीट उसमें एक अच्छा विकास होगा हार्मोनस तौर पे। यानी कि हम कहें कि एक म्यूज़िकल तौर पे हर चीज़, हर सुर एक साथ जब बजेंगे तब वो ज़्यादा अच्छी धुन में रहेंगे। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। तो आज की जो हमारी टीचिंग ऑफ इंग्लिश की क्लास थी, इसमें हमने 2 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। पहला प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। करके सीखने में बालक खुद कुछ अपना प्रयास करे और उसको करके सीखे, या बालक से कुछ करवाया जाए और वो करके सीखे। तो इस तरह से आप बच्चों से कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको कोई अन्य जो चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, ऐसा कुछ दे के और आप काम करवा सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में क्या होगा, जो ज्ञान बालक को मिलेगा वो स्थायी मिलेगा, क्योंकि जब हम करके किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इट गिव मोर एम्फेसिस बाय एक्विटिंग स्किल, मान लें उस कौशल को सीखना, उस कौशल को प्राप्त करना बाय डूइंग, यानी कि करके हम उस कौशल को प्राप्त कर सकें। तो इसमें हमें किस किस का सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो रिटन वर्क पे ध्यान देना होगा, प्रोनाउंसिएशन है कि उच्चारण पे, रीडिंग यानी कि उस चीज़ को पढ़ने में, स्पेलिंग, राइटिंग यानी कि उसके जो स्पेलिंग है उसको कैसे लिखेंगे उस बात पे, हियरिंग और ध्यान से उस बात को सुनना। तो इन बातों पर हम इससे ध्यान यहाँ पे देंगे।
और स्टूडेंट को इसको करने के लिए मोर से प्रैक्टिस करवानी चाहिए, नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बालक को करवानी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर क्या है? प्रॉपर ऑर्डर हम देखें तो USRW, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो ऑर्डर है ये क्लासिकल ऑर्डर है और इसमें इसी तरीके से एक्टिविटी करवाई जाती थी। लेकिन जे ब्राइट है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने पाया कि अगर हम राइटिंग को पहले करवाएं और रीडिंग को बाद में करवाएं तो हमें भाषा सीखने में, प्रॉपरली एक भाषा सीखने में अच्छे जो कह सकते हैं कि फ़ायदे हैं वो नज़र आए। इनको क्या मिला? इन्होंने ये देखा कि इसमें जो सिंबल और साउंड्स अगर बालक को पता थी, सिंबल्स एंड साउंड से यहाँ पे जो मतलब है, यानी कि जैसे कि बालक है उसको कोई वर्ड आपको सिखाना है, शुड, अब शुड सिखाना है तो बालक को पता है SHOULD आएगा, कोई वर्ड साइलेंट नहीं है लेकिन इसको बोला शुड जाएगा। तो जब आपने बालक को लिखना सिखा दिया तो जब वो उसका प्रयोग करेगा तो उसको ज़्यादा आसानी होगी, वो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा, कोई चीज़ कोई डाउट उसके माइंड में नहीं रहेगा और वो आसानी से उसको कर पाएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बालक को अगर वो लिखना आता हो तो वो उसका प्रयोग आराम से कर सकता है। लेकिन प्रॉपरली अगर हम देखें तो ये जो बात है खारिज वहाँ पे हो जाती है जहाँ पे कि जो बालक हैं अगर वो छोटी उम्र में देखें तो उनकी लिखने के लिए मांसपेशियाँ जो उनकी हैं वो विकसित नहीं हो पाती, यानी कि जो ग्रिप है, पकड़ है, वो आ नहीं पाती और वो प्रॉपरली लिखना नहीं सीख पाते। और पामर है, उन्होंने कहा था कि आप हर सब्जेक्ट पे और हर एस्पेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिए, सबको प्रॉपर अटेंशन मिलना चाहिए, एप्रोप्रिएट अगर आप हर चीज़ पे ध्यान देंगे तो जो बालक सीखेगा वो हारमोनियस तरीके से, यानी कि पूरा संपूर्णतया उस चीज़ को उसका ज्ञान मिलेगा और वो बालक के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आई होप आपको ये जो हमारी क्लास थी इसमें ये जो 2 प्रिंसिपल थे ये समझ में आए थे, और इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल और बच रहे हैं तो उनकी बात हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद आपका जो ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 क्लास या 2 क्लासेस की ओर आएंगे, इसके बाद आपका ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।